हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस एंड सचिन मलिक अगेन विद यू। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 10th की। वन शॉट वीडियो बनाऊंगा मैं, एक वीडियो से पूरी फिजिक्स कवर करेंगे। केवल एक वीडियो देखने से पूरी फिजिक्स कवर हो जाएगी और आपके नंबर आएंगे आउट ऑफ आउट, ये गारंटी है मेरी। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। तो चलो शुरू करते हैं फिजिक्स की वीडियो। एक वीडियो से हम पूरी फिजिक्स कवर करेंगे, पूरी फिजिक्स का रिवीजन करेंगे। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा मैं और आपको रिवीजन कराऊंगा पूरी फिजिक्स का। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो कर दीजिए और जितने भी आपके कांटेक्ट में बच्चे हों, लोग हों, सब पे शेयर कर दीजिए चैनल को, ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, वन शॉट वीडियो ऑफ कंप्लीट फिजिक्स। एक वीडियो से पूरी फिजिक्स का अच्छे से रिवीजन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है बेटा फिजिक्स। मैं पहले चैप्टर ले रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊंगा मैं इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर से पहले क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊंगा क्योंकि एक वीडियो में पूरा रिवीजन करना है। जो चीज इंपोर्टेंट होगी वो मैं हाईलाइट करूंगा। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद मी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें सबसे पहले होता है हमारा फॉर्मूला Q = NE। सबसे पहले Q हमारा चार्ज होता है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, E हमारा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। जहां से क्वेश्चन बन सकता है कि आपको चार्ज दे देगा और आपसे पूछ लेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। इन तीन में से कोई एक दो दे देगा, एक आपसे पूछ लेगा, तो यहां से आप इजीली निकाल सकते हो। यूनिट ध्यान रखना है, यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई यूनिट नहीं होती इसकी, और ये एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, चलिए यहां से सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। दो गिवन होगा, एक अननोन होगा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, उसके बाद इसमें आती है करंट। ये क्या होती है बेटा? द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज करंट, यानी I = Q/T। ये हमारी करंट होती है। कोई दो अननोन होंगे, एक आसानी से निकाल सकते हो। ये करंट होती है। ऐसा यूनिट इसकी एम्पियर होती है। टाइम ऐसा यूनिट इसकी सेकंड होती है। ये चार्ज ऐसा यूनिट इसकी कूलम होती है। कैपिटल C से डिनोट करते हैं। कोई दो अननोन होंगे, एक निकाल सकते हो। इसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट कैसे बन सकता है? मान लिया आपको करंट दे दी 6 माइक्रो एम्पियर और टाइम दे दिया 3 मिनट का और आपसे Q पूछ लिया, तो बच्चे क्या करेंगे? I = Q/T और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। Q = I × T और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 3 18 एम्पियर। लेकिन ये गलत हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना। सबसे पहले फिजिक्स में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, तो टाइम की ऐसा यूनिट मिनट नहीं होती, सेकंड होती है। पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 3 मिनट, 3 × 60 = 180 सेकंड। उसके बाद माइक्रो ध्यान रखना भाई, 1 माइक्रो = 10⁻⁻6। जहां भी माइक्रो देखेगा 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी अगर 6 माइक्रो एम्पियर अगर करंट है तो आपको 6 × 10⁻⁻6 एम्पियर करना पड़ेगा। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे कि क्वेश्चन ऐसा यूनिट में है क्या नहीं। तो कंसेप्ट हुआ हमारा करंट का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। यहां से न्यूमेरिकल बन सकता है। न्यूमेरिकल यहां से जो बनेगा, यूनिट्स का ध्यान रखना, टाइम की सेकंड और माइक्रो या किसी और में गिवन है तो वो हम चेंज करेंगे एसआई में। 1 माइक्रो से नॉर्मल यूनिट बनाने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें उसके बाद बेटा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, तो V होता है बेटा हमारा V = W/Q, यानी इसे क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल। ये हमारा पोटेंशियल भी होता है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है और ये हमारा वोल्टेज भी होता है। तीनों नाम है इसके। यूनिट क्या होती है इसकी? वोल्ट, VOLT, वोल्ट, या स्मॉल v बोलते हैं ना, 10 वोल्ट की बैटरी। वो ये होता है क्या है? पोटेंशियल। वर्क डन टू कैरी 1 यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। सेकंड, वर्क डन टू कैरी 1 यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये इसकी बेसिक सी हमारी यूनिट है, ये फॉर्मूला है। V = W/Q। यहां से भी दो अननोन होगा, एक आपको निकालना होगा, इजीली निकाल सकते हैं। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता है। यूनिट का ध्यान रखेंगे। वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है,
चार्ज की कूलाम और वोल्ट पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज की VOLT, वोल्ट या स्मॉल v। ये हो गया हमारा पोटेंशियल। अब बात करते हैं बेटा ओम्स लॉ, मोस्ट इंपोर्टेंट ओम्स लॉ। ये क्या होता है? ये होता, पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान देंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। यानी जो हमारी करंट होती है, सॉरी, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट जो वोल्टेज होता है हमारा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड होता है, वो हमारा R होता है। तो V इज इक्वल टू IR। ये ओम्स लॉ नहीं है बच्चे, ओम्स लॉ आया बच्चे ये लिखाते हैं, ये ओम्स लॉ नहीं है, ये ओम्स लॉ से फॉर्मूला निकल के आया, डेराइव होता है। अगर ओम्स लॉ आपसे पूछेगा तो आपको सिंपल डेफिनेशन जो मैंने लिखा रखी है, जो बुक में है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the voltage at two ends is directly proportional to the flow of electric current, पूरा वो लिखेंगे और उसके बाद दिखाएंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। और अब ये कांस्टेंट हटाते हैं, जब एक कांस्टेंट हटाएंगे एक और कांस्टेंट ऐड होगा R, और ये होता है R रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ये होता है हमारा R। और ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है बेटा? V इज इक्वल टू IR। क्लियर? तो अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ये इट ऑलवेज अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बोले व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो आप बोलोगे इट इज अ पैरामीटर ऑफ वायर दैट ऑलवेज अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये वायर का होता है बेटा, ये मान लिया वायर हो गया AB, और ये हमेशा करंट के फ्लो होने को अपोज करेगा, रोकेगा, भाई तुम फ्लो मत हो, ठीक है? क्योंकि देखो V इज इक्वल टू IR, और यहां से अगर मैं R निकालूं तो R आ जाएगा यहां से हमारा V अपॉन I इज इक्वल टू R। और इस फॉर्मूले से अगर मैं देखूं तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल I के होता है, क्योंकि अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटाऊंगा करंट बढ़ेगा। मतलब R और करंट, रेजिस्टेंस और करंट में उल्टा रिलेशन होता है। अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें से कम करंट फ्लो करेगी, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो ज्यादा करंट फ्लो करेगी। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, करंट रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम, रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा। तो ये ओम्स लॉ हो गया हमारा। अब ओम्स लॉ पे ग्राफ भी है, VI ग्राफ की बात कर लेते हैं बेटा। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं क्योंकि मैंने तो पढ़ा रखा है, एक वीडियो से पूरा रिवीजन मारना है हमें। चलिए, ये ओम्स लॉ का ग्राफ होता है V और I। VI ग्राफ के नाम से भी आ सकता है। एक बात ध्यान रखना, ओम्स लॉ का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है भाई। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ऑप्शनल में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो कि 4 ऑप्शन आपको दे दिए, पहला ये VI, दूसरा ये भी VI, और तीसरा ये VI, और चौथा आपको ये VI। बोलेगा कौन सा ग्राफ ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, या कौन सा ग्राफ ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो आप बोलोगे ये, क्योंकि जो ग्राफ ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, जो VI ग्राफ ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ओम्स लॉ को फॉलो करने वाला ग्राफ होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। VI ग्राफ स्ट्रेट आता है अगर वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो। अब देखिए कई दफा क्वेश्चन में आता है ये I, ये V, ये 1 2 3 4 2 4 6 8 2 4 6 8 1 2 3 4 कि ये वोल्टेज दे दिया, वोल्टेज, ये हमें करंट दे दी, ठीक है? आपसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस निकालो, सिंपल ग्राफ दिया है और आपसे रेजिस्टेंस पूछ लिया, आप बोलोगे ये क्या है, क्या नया फॉर्मूला है? तो पता है हमें V इज इक्वल टू IR होता है, रेजिस्टेंस V अपॉन I होता है। तो यहां से देखिए भाई, थोड़ा यहां कर लेते हैं इसे, लीनियरली एक्सपेंड करता है, लीनियरली आप बनाओगे एग्जाम में बिल्कुल क्लियर निकल के आएगा ये 4। तो देखिए मान लीजिए पॉइंट लिखा हूं, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे बेटा वोल्टेज क्या है भाई 4 और करंट क्या है 2, तो रेजिस्टेंस क्या होगा V अपॉन I, यानी कि 4 अपॉन 2 यानी कि 2 ओम। ध्यान रखना रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, OHM, ये उसका सिंबल होता है, ये सिंबल होता है, बताया नहीं मैंने आपको, ये सिंबल होता है। तो यहां से क्या निकलता है रेजिस्टेंस V अपॉन I यानी 2 ओम। अब आप बोलोगे यहां से निकालने, बिल्कुल निकाल सकते हो यहां से भी। इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या 6, करंट क्या है 3, क्या निकल के आएगा 2। हर पॉइंट पे सेम निकल के आएगा। तो VI ग्राफ से आप ओम्स, VI ग्राफ से आप रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो, ठीक है? यहां से क्वेश्चन बन सकता है, VI ग्राफ पूछ लेगा आपसे, रेजिस्टेंस निकाल लेगा। VI ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है ओम्स लॉ को अगर वो ग्राफ फॉलो कर रहा है तो। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो बात करते हैं। चलो सबसे पहले रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती है लेंथ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लंबाई को होता है, लंबाई बढ़ाएंगे वायर की रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा
रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया के। मान लिया कोई वायर है, ये वायर, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A आएगा। जब कांस्टेंट हटाएंगे तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A आएगा। ये फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा होगा आपने, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। है क्या क्या? ये लेंथ ऐसा यूनिट मीटर, एरिया ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, और ये रेजिस्टेंस ऐसा यूनिट ओम, और ये होती है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। तो नया कंसेप्ट निकल गया है रजिस्टिविटी, यानी अगर वायर की रजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रजिस्टिविटी भी करंट के फ्लो होने को अपोज करती है। क्वेश्चन ये भी आता है इसमें अब कि रजिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव करिए, रजिस्टिविटी की यूनिट डिराइव करिए। तो बच्चे फंस जाते हैं कि रजिस्टिविटी यूनिट कैसे डिराइव कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो भाई, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो L इज इक्वल टू R इंटू A, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब वो बोले रजिस्टिविटी की यूनिट डिराइव करिए, यूनिट निकालिए डिराइव करके, तो बिल्कुल निकालेंगे यहीं से। अभी बताइए रजिस्टिविटी, इस यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर। मैं ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं, इससे एक पावर कैंसिल आउट। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या निकल के आई? ओम मीटर। तो रजिस्टिविटी की यूनिट में निकल के आई ओम मीटर। तो यहां से रजिस्टिविटी की यूनिट मैंने डेराइव कर दी। यूनिट भी रजिस्टिविटी की डेराइव कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रजिस्टिविटी का खेल खत्म, यानी अगर वायर की लंबाई बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा, और रजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सीधी सी बात है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। अब रेजिस्टेंस, माना ये रेजिस्टेंस है मेरे सीरीज में कनेक्टेड, ए बी सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हो गया मेरा बेटा R1, ये R2, ये R3। सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा RAB इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस, वो तीनों का ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। सबको पता है। दूसरा पैरेलल, ये होता है सीन बेटा पैरेलल का। मैं थोड़ा फास्ट हूं क्योंकि एक वीडियो में पूरा रिवाइज करना है, लेकिन समझ चीजें आ जाएंगी, रिवीजन ही तो करना है हमें। ये R1, ये R2, ये R3, ये हटा देते चलो अभी के लिए। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। तो जो R इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1 अपॉन RAB इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, तीनों में सेम करंट जाएगी, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। इस पे तीनों पे वोल्टेज सेम होगा, करंट बढ़ जाएगी भाई, यहां से करंट आएगी, इसमें कुछ और जाएगी, इसमें कुछ और जाएगी, और इसमें कुछ और जाएगी। सीरीज में करंट सेम होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। क्लियर? चलिए अब थोड़े से न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, उसके बाद इसकी थ्योरी कवर करेंगे। न्यूमेरिकल, चलिए सबसे पहले कैसा न्यूमेरिकल बन सकता है? एक तो सिंपल बन सकता है भाई कि आपको ये सर्किट दे दिया, ये आपको सर्किट दे दिया कि ये 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ये 6 वोल्ट की बैटरी देती। आपसे पूछ लिया करंट निकालोगे, इसमें फ्लो होने वाली करंट निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। और मैंने कई तरह के क्वेश्चन ऐसे कराए, तो देखेंगे क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले पूरे का इक्विवेलेंट R निकालेंगे, दोनों पैरेलल में है, उसके साथ ही सीरीज में है, तो पूरे का R निकाल लेंगे, R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, जो भी निकल के आएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद पूरे का R निकल गया, पूरे का वोल्टेज मुझे गिवन है। मान लिया पूरे का R इक्विवेलेंट निकल के आया 3 ओम, और पूरे का वोल्टेज मुझे गिवन है 6 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज 6, I रेजिस्टेंस 3, 6/3 I, यानी करंट निकल के आ जाएगी 2 एम्पियर। इसकी वैल्यू निकल के आ गई 2 एम्पियर। यहां एमीटर भी लगा हो सकता है भाई, एमीटर A प्लस माइनस। वो ये भी पूछ सकता है एमीटर की रीडिंग बताओ, तो उसे घबराना नहीं है, सिंपल वो करंट पूछ रहा है। एमीटर की रीडिंग या करंट पूछ रहा है, यानी पहले पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट निकालेंगे और वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे, ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक I निकल जाएगी। सर कुछ हो सकता है, ये आपको पहचानना है कि सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा। ये दोनों पैरेलल में होंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, R1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। ये एलसीएम आएगा 6, यहां से 3 प्लस 2 5/6, तो 1/R1 आया 5/6,
क्रॉस मल्टीप्लाई करके R1 निकाल लेंगे 6/5 आएगा। अब ये सर्किट ये रिड्यूस हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 6/5। अब दोनों सीरीज में होंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, वहां से मेरा R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, या इस पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों कि मान लिया हमें ये दे दिया ये सर्किट दे दिया भाई हमें। ठीक है बेटा, घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। 3 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 220 वोल्ट। कह रहा है कि यहां एमीटर लगा दिया, एमीटर यहां स्विच लगा दिया, यहां स्विच लगा दिया, कहीं कुछ भी हो सकता है। यहां पे हमने उसने आपको स्विच लगा के दे दिया एस। ठीक है, तो डरना नहीं उस चीज से। यहां पे आपको ये V वोल्टेज लगा के दे दिया। बच्चे डर जाते हैं ऐसे, इस तरीके से अगर V आ जाता है, कुछ नहीं है। अगर ऐसा सर्किट बना हुआ है तो इसका वोल्टेज, ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करेगा, कुछ नहीं, सिंपल सर्किट है। इससे आपसे पूछ रहा है भाई इसमें फ्लो होने वाला वोल्टेज निकालो, वोल्टेज या पावर, इसकी पावर या वोल्टेज निकालो। सबसे पहले हम पूरे सर्किट की आई निकालेंगे, कितनी करंट फ्लो हो रही है। उसके लिए क्या करेंगे, पहले ये दोनों पैरेलल में है, उसके साथ फिर तीनों सीरीज में आ जाएंगे, पूरे का आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। अच्छे से सिखा रखा है मैंने। मान लिया आर इक्विवेलेंट निकल के आ गया मेरा, आर इक्विवेलेंट निकल के आ गया मेरा 110 ओम, ऐसे मान लिया मैंने। तो करंट क्या निकल के आ जाएगी, V इज इक्वल टू आई आर, 220 इज इक्वल टू आई इंटू 110, तो I इज इक्वल टू 220 अपॉन 110 यानी कि 2 एम्पियर। करंट 2 एम्पियर निकल के आ गया। अब इस वाले रेजिस्टेंस में वो वोल्टेज पूछ रहा है, इस वाले रेजिस्टेंस देखो करंट तो निकल के आ गई 2 एम्पियर। तो इसमें कैसे निकालेंगे, यहां पे करंट कौन सी फ्लो करेगी, I 2 एम्पियर। तो वोल्टेज क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो इस वाले का जो वोल्टेज होगा V1 वो होगा I यानी कि 2 इंटू रेजिस्टेंस 3 यानी कि 6 वोल्ट। 6 वोल्ट ये कंज्यूम करेगा, 6 वोल्ट। तो इस तरीके से हम वोल्टेज निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब कह रहा है पावर निकालो, तो पावर क्या होती है, I स्क्वायर R। तो I की वैल्यू कितनी है, I है हमारा 2 इंटू 2, R की वैल्यू 3, 2 जा 4, 3 जा 12 वोल्ट। तो इस वाले रेजिस्टेंस का मैंने वोल्टेज और पावर दोनों निकाल दिया। कैसे निकाला, पहले पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकाला, वहां से टोटल करंट निकाल ली। अब इसमें देखिए करंट निकल के आई मेरी 2 एम्पियर, यहां भी 2 एम्पियर फ्लो करेगी, तो इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। रेजिस्टेंस क्या है, 3 ओम। इसका अकेले का जो वोल्टेज होगा V इज इक्वल टू आई आर। इसकी करंट कितनी है, 2, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। जब इसमें निकालूंगा मैं इसकी वोल्टेज या पावर निकालूंगा, तो मैं इसी का रेजिस्टेंस यूज करूंगा, तो पावर वोल्टेज दोनों निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल सकता है। एक और क्वेश्चन उठाते हैं फटाफट, टाइम थोड़ा कम है, एक वीडियो में सब कुछ कवर करना है, बिल्कुल करेंगे। वीडियो ध्यान से देखना, बिल्कुल स्किप नहीं होने दूंगा कुछ भी। ये मान लिया हमें सर्किट दिया हुआ ये, ठीक है, ये 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम और ये 220 वोल्ट, ये ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि I1 निकालो, I1, I2, I3 निकालो, अलग अलग करंट निकाल के। तो तीनों पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, जो वोल्टेज यहां वही वोल्टेज यहां, तो 220 वोल्ट ही से मिलेगा, 220 वोल्ट ही से मिलेगा, 220 वोल्ट ही से मिलेगा। तो अब I आराम से निकाल सकते हो इसकी, V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज कितना है, 220, करंट पता नहीं, I1 यहां R कितना है, 20, तो यहां से I1 क्या आ जाएगा, 220 अपॉन 20 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 11 एम्पियर। ऐसे ही I2, I3 निकाल सकते हो। या अगर आपसे पावर पूछ रहा है कि पावर निकालो, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। पैरेलल में पावर का ये फॉर्मूला लगाते हैं, यही लगाएंगे। तो वोल्टेज गिवन है P इज इक्वल टू V, 220 इंटू 220 अपॉन R की वैल्यू 20। सॉल्व कर लेंगे, पावर आ जाएगी वॉट में। तो ऐसा सर्किट भी आपके लिए आ सकता है। ध्यान रखेंगे पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, जो वोल्टेज इसी का वही इसका, वही इसका, वही इसका, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आपके लिए आ सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो पूछ ही सकता है बिल्कुल आपसे, इसमें क्या होगा। एक डायग्राम थोड़ा सा और बना लेते हैं। मान लीजिए ये सर्किट निकल के आया भाई, ये सर्किट कुछ भी आ सकता है, मैंने आपको सिखा रखे हैं सारे सर्किट, ठीक है। और इसमें आपसे कुछ पूछ रहा है, वोल्टेज या पावर पूछ रहा है, तो ये 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम। पहले क्या करेंगे, ये करंट हो गई, हाँ एमीटर लगा दिया मान लिया उसने, ठीक है। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, पूरा रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए यहां करंट आएगी, इसमें कुछ और जाएगी, इसमें कुछ और, दोनों से सेम करंट फ्लो होगी। पहले दोनों सीरीज में, 2 और 2 4,
तो सर्किट मेरा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये दोनों भी सीरीज में है, 3 और 3 6। अब सर्किट मेरा इस तरह से बन गया, ये 2 और 2 4 ओम, 3 और 3 बेटा 6 ओम। क्लियर। अब यहां से अब सर्किट ये बन गया। जो सर्किट ये था मेरा, ये दोनों सीरीज में थे, 2 और 2 4, 3 और 3 6। यहां से करंट फ्लो करेगी आई। अब ये दोनों पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, 1/R1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके R इक्विवेलेंट निकालेंगे, V इज इक्वल टू IR लगाएंगे, करंट मिल जाएगी। मान लिया हमें 220 वोल्ट की मिली, 220 वोल्ट की। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आराम से ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। सब कुछ बता रखा है, पढ़ा रखा है, ध्यान से देखिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी, इस फॉर्मूले में क्वेश्चन कैसे बनेगा। R इज इक्वल टू रो बराबर। एक सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, कोई 3 चीज गिवन होगी, चौथी निकालनी होगी, निकाल लोगे, सिर्फ कोई बड़ी बात नहीं है। मान लिया लंबाई गिवन है 2 मीटर, रेडियस गिवन है 3 मीटर और रजिस्टिविटी गिवन है 2 ओम मीटर, और आपसे पूछ रहा है R कि इसका मुझे निकाल के दो भाई रेजिस्टेंस। तो पहले रेडियस से एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया होता है पाई R स्क्वायर। यहाँ पे जो एरिया होगा वो होगा बेटा पाई R स्क्वायर। ठीक है, वहां से एरिया निकाल लेंगे, पाई की वैल्यू 22.7 करके रेजिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। मतलब क्या कहने का कि अगर इनमें से कोई 3 अननोन हो, एक का आपको निकालना हो, तो यहां से इजीली निकाल लेना, मिल जाएगा। तो पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तब निकालेंगे, कैलकुलेशन को आसान होती है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आया, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस इज इफ रेडियस इज डबल। कह रहा है नया रेजिस्टेंस क्या होगा अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए। तो पुराना क्या होगा बेटा, पहले पुराने को मान लेंगे, R1 इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब वो रेडियस की फॉर्म में पूछ रहा है कि रेडियस को डबल कर दिया जाए, तो R1 इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई R स्क्वायर। ये तो होगा पुराना रेजिस्टेंस। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस इफ रेडियस इज डबल। पहले ये वायर है हमारा, इसका रेजिस्टेंस R1 होगा रो एल अपॉन पाई R स्क्वायर। अब उसने रेडियस को डबल कर दिया रेडियस को, दुगना कर दिया रेडियस को। कह रहा है R2 क्या होगा, आप बताओ। चलो कैसे करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस तो ये होगा, पहली क्वेश्चन बन गई। अब R2 में सब कुछ सेम है, सेम मटेरियल के हैं, उसने केवल रेडियस को डबल कराया, रो सेम, लंबाई सेम, पाई सेम, रेडियस को 2 गुना कर दिया, बस 2R है। हाँ रेडियस है, हाँ 2R लिख दिया। थोड़ा सॉल्व करिए, R2 इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई, 2 2 जा 4R स्क्वायर। अब R2 इज इक्वल टू रो एल अपॉन 4 अलग लिख लीजिए, पाई R स्क्वायर। अब इस पूरे की वैल्यू क्या है बेटा, इस पूरे की वैल्यू है R1, पहले क्वेश्चन पुट कर दीजिए, तो R2 निकल के आएगा 1 R1 अपॉन 4। यानी रेडियस को डबल करने पर जो नया रेजिस्टेंस निकल के आया, पहले का 1/4 हो जाएगा, पहले का 1/4 हो गया। तो ऐसे करने क्वेश्चन वो बोल सकता है रेडियस को डबल करें, लेंथ को डबल करें, लेंथ को आधा करें, एरिया को आधा करें। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पुट अप करने उसकी। क्लियर, आई होप समझ आ गया होगा। वो ये भी बोल सकता है कि एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि the resistance of a wire of length L and area A is 10 ohm। रेजिस्टेंस दे दिया R। Find the resistance of another wire of length 12, area 3A। इसका रेजिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन दिया है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर हैविंग लेंथ L, एरिया A, और रेजिस्टेंस है उसका 10 ओम। जिस वायर का एरिया A है, लेंथ L है, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। दूसरा वायर है जिसका एरिया 3A है, लेंथ 2L है, उसका रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ऑफ सेम मटेरियल बोलेगा, ऑफ सेम मटेरियल के वायर है, तो रेजिस्टेंस फाइंड करना। कैसे करेंगे, पहले R1 का फॉर्मूला लगाओ भाई, R1 इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो तो सेम रहेगी, तो R1 क्या है 10 इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये बन जाएगी पहली इक्वेशन। अब तो दूसरे वायर का रेजिस्टेंस पूछ रहा है R2 क्या होगा, R2 इज इक्वल टू रो सेम रहेगा, क्योंकि वो कह रहा है ऑफ सेम मटेरियल की, तो रो सेम रहेगा। उस कंडीशन में L क्या है, इस बार L एरिया उसने 2 है अपॉन एरिया 3A, तो R2 इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, 2/3 को अलग कर दीजिए। रो L अपॉन ए की वैल्यू पहली इक्वेशन से क्या है बेटा 10, पुट कर दीजिए, तो R2 इज इक्वल टू 10 इंटू 2/3, तो जो R2 निकल के आया वो निकल के आया 20/3 ओम। तो ऐसे भी रेजिस्टेंस को पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। क्लियर, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वही R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए हो गई की बात हो गई, रेडियस को आधा करेंगे,
एरिया को डबल करेंगे, इजीली ऐसे आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब थोड़ा बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम पावर की। पावर होती है बेटा V इंटू आई, P इज इक्वल टू वी आई, और पावर की ऐसा यूनिट होती है बेटा वॉट। वॉट होती है पावर की ऐसा यूनिट, P इक्वल टू वी आई। तीन फॉर्मूले होते हैं पावर के। अब यहां से V क्या हो सकता है हमारा, VIR हो सकता है, तो पुट करेंगे तो पावर का अगला फॉर्मूला होगा I स्क्वायर आर, एक फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन आर। ये तीन फॉर्मूले पावर के होते हैं। ठीक है, अब हीट की बात करेंगे। हीट क्या हो सकती है, हीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है पहले, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ध्यान देंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अच्छे से लिख देता हूं इस चीज को, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, ये देखेंगे ध्यान से कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। तो पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूं बेटा, क्योंकि इसका स्टेटमेंट पूछा जाता है हमसे। स्टेटमेंट लिखते हैं इसके। ये स्टेट करता है व्हेन ए करंट, मैं ऐसे बोल देता हूं, लिखने में टाइम वेस्ट होगा। स्टेटमेंट इसका आप स्किप करके वीडियो को लिख लेना। इसका स्टेटमेंट, व्हेन ए करंट पास थ्रू ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 टाइम t, then heat developed in the conductor is the square of current, resistance and R। दोबारा बोल रहा हूं मैं, when a current pass through a conductor of resistance R 4 time t, then heat developed in the conductor is the product of square of current, resistance and time t। यानी H is equal to I स्क्वायर RT। ये सिंपल सी बात बोल रहा है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये लैंग्वेज में लिख देना कि करंट के स्क्वायर और रेजिस्टेंस और टाइम का प्रोडक्ट हमारा हीट होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है। ठीक है, अब हीट की बात कर लेते हैं। हीट पावर ये हो गया। हीट के भी तीन फॉर्मूले होते हैं। एक्चुअली हीट क्या होता है, पावर इंटू टी। जो हीट होता है बेटा हमारा H इज इक्वल टू P इंटू टी। तो जहां पी, जो P का फॉर्मूला है उसमें T ऐड कर दीजिए, तो हीट का क्या बन जाएगा, यानी VIT। दूसरा हीट का क्या बन जाएगा, I स्क्वायर RT। तीसरा क्या बन जाएगा हीट का, V स्क्वायर अपॉन RT। ये हीट के फॉर्मूले हो गए। हीट बोले या एनर्जी बोले, ये फॉर्मूले होते हैं उसके। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी, जूल, JOULE, जूल। ऐसा यूनिट हीट की भी क्या होती है, जूल होती है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, सिंपली क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो ये फॉर्मूले में से कोई, जैसे मान लिया 4 हैं, यहाँ 3 आपको दे दिए, 1 पूछ लिया। सिंपल सी फंडा है, तो पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे फिर निकालेंगे। अब इसका एक क्वेश्चन कैसा बनता है वो हम बात करेंगे, जरूर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, अभी करेंगे। देखिए क्वेश्चन तो ये बनता है कि 2 बल्ब ऑफ द सेम रेटिंग, 2 बल्ब ऑफ द सेम रेटिंग देखिए बेटा, इसे फॉर्मूला बनता है कि 2 बल्ब ऑफ द रेटिंग 2000 वॉट आर यूज्ड फॉर 3 आवर्स डेली। सो फाइंड द कॉस्ट at the rate of 5 rupees per unit। ठीक है, 2 बल्ब हैं, ये क्वेश्चन आता है भाई। और यहां बच्चे, मैंने कई दफा देखा है, यहां बच्चे फंस जाते हैं। मैंने कई दफा ये चीज देखी है और यहां बच्चे हमारे फंस जाते हैं। कई दफा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जब भी बात आएगी कि कितने रुपए खर्च हुए, तो पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे आप 2 बल्ब में। देखो 1 किलोवाट आवर होता है 1 यूनिट के, ध्यान देना। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। पहले इसका किलोवाट आवर निकाल लेंगे। तो 2 बल्ब में 2000 वॉट के, 2000 वॉट में कितने किलोवाट हो गए, वॉट से किलोवाट बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो हो गए 2 किलोवाट, यानी 2 किलोवाट। बल्ब कितने, 2 इंटू 2। एक दिन में कितने चले, 3 घंटे इंटू 3। और ये पूछा फाइंड द कॉस्ट एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर यूनिट। ये अगर पूछता कि 4 दिन की बताओ, 4 डेज, तो यार 4 की मल्टीप्लाई और कर देते। तो लेकिन ये एक दिन की पूछ रहा तो 4 की नहीं करेंगे। तो
3 टू जा 6 टू जा 12, ये आ गई 12 किलोवाट आवर। देखिए किलोवाट आवर आया ना, किलोवाट आवर यानी कि 12 यूनिट हो गई, और एक यूनिट 5 रुपए की है तो 12 यूनिट 12 इंटू 5 60 रुपीज आपको खर्च करनी पड़ेगी। यानी कि कहने का क्या मतलब है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा बेटा, तो पहले क्वेश्चन को किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, सारे बल्ब का किलोवाट आवर निकाल लेंगे। जैसे 2 बल्ब है, 2 की मल्टीप्लाई कर दी। अब एक दिन में 3 घंटे चल रहा है, कहता कि 2 दिन जले हैं तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई और करनी पड़ती है, पूरा किलोवाट आवर निकाल लेंगे, और 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। यहां से आप कॉस्ट निकाल सकते हो इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली यहां से कॉस्ट में मिल जाएगी। अब अगर ये पूछ लेता है कि हीट डेवलप या एनर्जी बताओ जूल में, तो जूल के लिए वॉट ही रहने देंगे और टाइम को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। जूल के लिए ध्यान रखना वॉट में और सेकंड में करेंगे, और ये जो कॉस्ट निकालने के लिए किलोवाट आवर में करेंगे सारे क्वेश्चन को। ठीक है, फॉर्मूला फिर से सेम ही होगा, P इंटू टी, यानी ये इंटू ये। ध्यान रखेंगे ऐसा क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई, ये ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को भी। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग की। मैंने एक बार बात की थी इसकी, लेकिन फिर से एक बार बात करेंगे इसकी, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग की। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, देखिए बेटा, जब न्यूट्रल वायर, 2 वायर होते हैं, एक जाने का करंट एक आने का, जब न्यूट्रल वायर लाइव वायर दोनों आपस में टच हो जाते हैं तो बहुत एक्सेसिव अमाउंट में करंट निकलती है भाई, बहुत एक्सेसिव अमाउंट में, वो होता है हमारा शॉर्ट सर्किट। बहुत ज्यादा करंट फ्लो होती है तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कनेक्ट हो जाते हैं, आपस में टच हो जाते हैं, वो होती है शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग क्या होती है, मान लिया ये एक बल्ब है भाई और ये आपने कनेक्ट कर रखा है उसे, एक बल्ब और लगा दिया, एक बल्ब और लगा दिया, यानी एक ही सिंगल सर्किट से जब आप कई सारे अप्लायंस कनेक्ट कर देते हो तो वो केस होता है ओवरलोडिंग का। आप बोलोगे ओवरलोड हो रहा है, किसी एक इक्विपमेंट को बंद करिए, ओवरलोड हो रहा है। जब एक ही सर्किट से कई सारे अप्लायंसेस कनेक्ट कर दोगे तो वो कंडीशन होती है ओवरलोडिंग की। वहां पे भी सर्किट को एक्सेसिव करंट फ्लो करानी पड़ती है ताकि सारे चल सके, ज्यादा करंट फ्लो करानी पड़ती है ओवरलोडिंग में भी, और शॉर्ट सर्किट में तो ऑटोमेटिक एक्सेसिव करंट फ्लो करती है। ये होता है शॉर्ट सर्किट, ये ओवरलोडिंग। ये फ्यूज, एक डिवाइस होती है मेरी फ्यूज यूज करते हैं शॉर्ट सर्किट के केस में भी बेटा, और ओवरलोडिंग के केस में भी हम यूज करते हैं फ्यूज, बचने के लिए। फ्यूज क्या करता है, ज्यादा करंट जब फ्लो होती है फ्यूज में से जो उसकी रेटिंग है, तो सर्किट को बंद कर देता है, क्लोज कर देता है, ताकि हमारे अप्लायंस खराब ना हो। ठीक है, यानी ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट दोनों के केस में हमें फ्यूज बचाता है। अब बात करते हैं, मान लिया ओवरलोडिंग होगी जब एक ही सर्किट से कई सारे अप्लायंसेस कनेक्ट कर देते हैं हम। अब मानिए ये कोई हमारा इक्विपमेंट है, ये है मान लिया 12 एम्पियर का, यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज। तो बोले कि भाई फ्यूज की रेटिंग क्या होनी चाहिए, फ्यूज लगा हुआ है हमारा इस अप्लायंस पे जिसकी रेटिंग है 12 एम्पियर, तो फ्यूज की रेटिंग होनी चाहिए 12 एम्पियर से ज्यादा, क्योंकि 12 मोर देन 12 एम्पियर, मोर देन 12 एम्पियर, सॉरी, फ्यूज की रेटिंग 12 एम्पियर से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 12 एम्पियर तक अप्लायंस हमारा बढ़िया चलेगा। जैसे ही 12 से ज्यादा होगी अप्लायंस के फूकने का खतरा होगा, अप्लायंस के जलने का खतरा होगा, तो फ्यूज की रेटिंग 12 एम्पियर से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि जैसे ही 12 एम्पियर या 12 से ज्यादा, 12 भी हो सकती है 12, क्योंकि 12 एम्पियर तक तो फ्यूज भी काम करेगा, ये भी। जैसे ही रेटिंग 12 से ज्यादा होगी तो फ्यूज फूक जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो 12 या मोर देन, या तो 12 होगी या 12 से थोड़ी सी ज्यादा, तो आप ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो फ्यूज की जो रेटिंग होगी, वो जो अप्लायंस की रेटिंग है उसके बिल्कुल बराबर होगी, 12 या थोड़ी सी उससे ज्यादा, तो ये फ्यूज की रेटिंग होगी जितनी अप्लायंस की रेटिंग हो, क्योंकि 12 एम्पियर चाहिए, 12 पे फ्यूज भी काम कर रहा है। जैसे 13 हुई उसके फूकने का खतरा है, 13 पे फ्यूज भी जल जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो जो अप्लायंस की रेटिंग होती है वो हमारे फ्यूज की रेटिंग होती है। अब ग्लोब बल्ब की बात करेंगे, ये टॉपिक है ग्लोब बल्ब। बहुत आता है कि एक बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या होगा, या 2 बल्ब या 3 बल्ब हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा, कौन कम ग्लो करेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, 2 बल्ब, एक 60 वॉट का, एक 40 वॉट का,
सीरीज में कनेक्ट कर दिए और वो पूछ रहा है कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो बच्चे ज्यादातर क्लिक करके आएंगे 60 वोल्ट का, क्योंकि रेटिंग ज्यादा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर दो बल्ब सीरीज में है तो जिसकी वाटेज कम होती है वो ज्यादा ग्लो करता है, यानी ये ज्यादा ग्लो करेगा। पैरेलल में उल्टा है। पैरेलल के केस में जो ज्यादा वाट का है वो ज्यादा ग्लो करेगा। अब आप बोलोगे सर सीरीज में 40 वाट का ज्यादा ग्लो करेगा और 60 वाट कम ग्लो करेगा, जबकि घरों में हम जो लाइट लेके आते हैं वो जितने वाट की ज्यादा होती है उतनी ज्यादा रोशनी देती है। तो बेटा हमारे घरों में सारा कनेक्शन पैरेलल का होता है। तो मैं बोल तो रहा हूं पैरेलल के केस में जो ज्यादा वाट का है ज्यादा ग्लो करेगा, जो कम वाट का है कम ग्लो करेगा। और सीरीज के केस में उल्टा है, जो कम वाट का है वो ज्यादा ग्लो करेगा, ज्यादा ब्राइटनेस से जलेगा। क्यों करेगा मैंने असाइनमेंट दे रखा है, वहां से देख लेना, क्योंकि यहां पूरा समझा पाना एक बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि अगर एक बल्ब सीरीज में फ्यूज हो जाए, ये बल्ब फ्यूज हो गया तो इसकी ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। या पैरेलल में बहुत सारे बल्ब हमने कनेक्ट कर रखे हैं, उनमें से कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए बेटा अगर सीरीज में 2 या 2 से अधिक बल्ब हैं, कोई एक फ्यूज हो जाए तो सारे बंद हो जाएंगे। ब्राइटनेस की तो बात ही क्या करेंगे, सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि इसके फ्यूज होते ही कनेक्शन कट जाएगा और करंट ही नहीं जाएगी तो बल्ब जलेगा ही नहीं। पैरेलल के केस में अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो बाकी के बल्बों पे, चाहे 2 बल्ब हैं पैरेलल में चाहे 3 बल्ब हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सेम ब्राइटनेस से जलते रहेंगे, सेम ब्राइटनेस से जलेंगे, उनकी ब्राइटनेस पे बेटा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये केस होता है हमारा पैरेलल का। उसके बाद बात करेंगे हम एक यहां वाले, ये एक कंडीशन होती है, इसमें एक बल्ब हमारा कनेक्ट होता है सीरीज में 2 पैरेलल में, और 2 कंडीशन बनती है इसमें। व्हेन स्विच ओपन टू क्लोज, पहले स्विच हमारा ओपन है, पहले मेरा स्विच ओपन है यानी यहां से करंट पास नहीं कर रही, इसे भूल जाइए। और कह रहा है वो अगर स्विच को क्लोज करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन आता है पहले स्विच ओपन है, ठीक है, और वो कह रहा है अगर स्विच को क्लोज करेंगे तो इन दोनों की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है चलिए समझिए, अगर स्विच को मैं क्लोज करता हूं तो यहां से भी करंट फ्लो करेगी, तो सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड हो जाएगा। मान लिया 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इक्विवेलेंट क्या होगा 1/2 1/2 2 1 + 1 2/2 यानी कि 1, यानी 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया 1, यानी कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होता है। तो अगर एक स्विच क्लोज करते ही ये रेजिस्टेंस भी वर्क करेगा, यानी एक रेजिस्टेंस पैरेलल में और हो जाएगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल करंट की होता है, तो सर्किट की ओवरऑल करंट बढ़ जाएगी। तो अगर करंट बढ़ जाएगी तो ये वाला बल्ब जो सीरीज में लगा हुआ है इसकी पावर कैसे निकालेंगे, I² से, तो ये ज्यादा ग्लो करेगा और ये कम ग्लो करेगा। यानी अगर ओपन स्विच ओपन से मैं क्लोज करता हूं तो जो सीरीज वाला बल्ब है वो ज्यादा ब्राइटनेस से ग्लो करेगा, उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी और इस वाले की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। और अगर पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया पहले क्लोज है फिर ओपन करते हैं तो इसका उल्टा कर देना है, पहले क्लोज है तो इसका उल्टा कर, पहले क्लोज है अब ओपन कर दिया तो इसकी ब्राइटनेस में क्या फर्क पड़ेगा, पहले बढ़ रही थी तो अब इसकी घटेगी, इसकी बढ़ेगी। यानी एक कंडीशन याद रखेंगे बस और दूसरी कंडीशन में उल्टा कर देंगे। अगर स्विच पहले ओपन है उसके बाद क्लोज हुआ है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस आने से रेजिस्टेंस कम होता है और ओवरऑल करंट बढ़ जाएगी, तो ये ज्यादा ग्लो करेगा, ये कम ग्लो करेगा। और अगर पहले क्लोज है बाद में ओपन हुआ है तो इसका उल्टा कर देंगे, फिर बल्ब ए की ब्राइटनेस कम होगी, बल्ब बी की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। अब इतना ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब ये टॉपिक हुआ खत्म बेटा इलेक्ट्रिसिटी का। अब बात करते हैं बच्चों लाइट, एक अच्छा खासा ब्रॉड टॉपिक है लाइट का। अब लाइट की बात करते हैं। लाइट में देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ये अच्छे से पढ़ लेना भाई। होता क्या है, कुछ नया नहीं है, लाइट आई और निकल गई। आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन। मिरर्स में ये होता है, ठीक है। 2 लॉ होते हैं इसके, पहला लॉ एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और दूसरा लॉ क्या होता है इसका कि इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे होती है, ये ये रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान रखेंगे रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे ये बेटा नॉर्मल होता है
नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये तो रिफ्लेक्शन हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन में दो मीडियम होते हैं भाई, ये लाइट आई, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल बना लिया हमने, और दो मीडियम होते हैं, मैं मान रहा हूं ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम, हल्का मीडियम, ये मैं मान रहा हूं डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। तो इसमें इंसिडेंट रे आई, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ये हमारा नॉर्मल, फिर से नॉर्मल, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ सरफेस के, यानी ये 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। तो अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो रे बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, यानी जानी सीधी चाहिए थी, बेंड हो गई, ठीक है। रेयर से अगर डेंसर में जाएगी, उल्टा अगर लाइट डेंसर से, ये हो गया डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, और ये हो गया मेरा रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, जानी सीधी चाहिए थी, नॉर्मल से दूर हट गई, ये आई, और ये हो गया हमारा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हुई रिफ्रैक्शन की कहानी। दो मीडियम होते हैं, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर से डेंसर जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ऑब्जेक्ट में आ भी सकता है, दो मीडियम बना, दो रे बना के दे देगा आपको कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है, तो यहां से पता करना है रेयर और डेंसर का खेल। अब मिरर और लेंस की बात कर लेते हैं भाई। मिरर, दो तरह के मिरर होते हैं, पहला कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। ये सीन है सारा का सारा। अब देखिए ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, या इसे बोलते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, नाम याद रखना भाई, कन्वर्जिंग लेंस। ये हो गया मेरा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। इसे हम बेटा डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव। अब मिरर की बात कर लेते हैं। ये हो गया बेटा मेरा ये कॉन्वेक्स मिरर, और यहां उल्टा कर देंगे, यहां इसका नाम होगा डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। और ये होगा मेरा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और ये होगा कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। ये नाम हो गए कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों, ठीक है। उसके बाद आगे इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको रे डायग्राम सारे सारे आपको याद कर लेने हैं। मान लिया ये हो गया मेरा कौन सा कॉनकेव मिरर, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, डेफिनेशन याद कर लेना भाई, आ जाती है 1 नंबर में। ये पोल, ये इसका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, 4 पॉइंट है। अगर पैरेलल होगी फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जा रही है पैरेलल हो जाएगी, सी से होकर जा रही है ऐसे ही वापस निकल जाएगी, और अगर इस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है तो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस जाएगी। 4 लॉ होते हैं ये। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 4 इमेज बना के दे देगा कि कौन सा सही है, ठीक है। सबके केस में सेम ही सीन है, लेंस हो या मिरर हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमें सारी की सारी इमेज बेटा याद होनी चाहिए, सारी इमेज। देखिए मैं बता दूं आपको, सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर ये 6 इमेज बनाता है, 6 इमेज, और सारी की सारी रियल और इन्वर्टेड होती हैं, इन्वर्टेड। केवल एकमात्र कंडीशन है जब ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। वो कौन सी कंडीशन है? वो ये कंडीशन है, बता दूं मैं आपको। इमेज सारी की सारी पढ़ लेना भाई, ये कंडीशन ध्यान रखनी है। फोकस और सी, जब ऑब्जेक्ट यहां रखा जाएगा पोल और इसके बीच में, तब की कंडीशन है, तब ये ऑब्जेक्ट हमारा इमेज बनाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। एकमात्र कंडीशन यहां इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। कौन के केस में बाकी 6 इमेज बनाता है। सेकंड हम बात करते हैं
कॉन्वेक्स मिरर की, ये केवल दो इमेज बनाता है और दोनों की दोनों इमेज हमारी वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बेटा 6 इमेज हो गई इसकी, 2 इमेज इसकी। इमेज हमें सारी याद कर लेनी है। देखिए 2 इमेज, ये 2 इमेज हैं, ये 2 इमेज हैं कॉन्वेक्स मिरर की और 1, और ये 6 इमेज हैं हमारी कॉनकेव मिरर की। एक कंडीशन है जब ये वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा, बाकी सब में हमारे कैसे बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद कहानी शुरू होती है कॉन्वेक्स की। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि रिवीजन करा रहा हूं, आप भूल जाते चीजों को, भूलना नहीं है। अब बात आती है हमारी सेकंड, कॉन्वेक्स लेंस। यहां कॉन्वेक्स लेंस 6 इमेज बनाता है। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये 6 इमेज बनाएगा। ठीक है, लेंस के केस में ये फोकस, ये 2f1 और ये f2, ये 2f2, दोनों तरफ फोकस होता है क्योंकि दोनों तरफ से काटा गया है। इसके केस में क्या होगा बेटा, ये हमारा 6 इमेज बनाएगा और सारी इमेज कैसी होंगी, इसकी रियल एंड इन्वर्टेड। केवल एक कंडीशन होगी जब ये रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाएगा। देखिए ये कॉन्वेक्स, ये सारी इमेज रियल इन्वर्टेड बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए आपको ऐसे दिखा रहा हूं। सारी इमेज रियल इन्वर्टेड, केवल एक इमेज है ये, जब ये हमारा ये वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा। वो इमेज क्या है, जब ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, जब ऑब्जेक्ट यहां रखा जाएगा, तब केवल ये हमारा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। ये ऊपर चली जाएगी और दूसरा फोकस से निकाल देंगे, ये यहां जाके कहीं वर्चुअल 2f के बाद में ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, दूसरा मैं बात करूं अगर आपसे कॉनकेव लेंस की, कॉनकेव लेंस, तो ये बेटा 2 इमेज बनाता है, दोनों ही वर्चुअल और इरेक्ट, ये 2 इमेज बनाता है। देखिए कॉनकेव लेंस दोनों वर्चुअल इरेक्ट, केवल एकमात्र कंडीशन है जब उसने इमेज बनाई थी हमारी रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, दोनों कंडीशन में वर्चुअल इरेक्ट में बना। तो इमेज सारी पढ़ लेंगे भाई, इमेज अच्छे से पढ़ लेंगे। मैंने आपको इसलिए दिखाया इमेज ताकि यहां से कुछ ना आप छोड़ के ना आए। तो 6 इमेज बनाता है कॉन्वेक्स लेंस, 2 इमेज कॉनकेव लेंस, 6 इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर, 2 इमेज कॉन्वेक्स मिरर। और एकमात्र कंडीशन है जब उनका नेचर बदलता है, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है इसके और इसके बीच में होता है, तब उनका नेचर बदलता है। बाकी दोनों रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। और आगे बढ़ते थोड़ा सा, अब बात करते हैं थोड़ी सी इंपोर्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है देखिए। अब मान लिया लाइट की स्पीड एक मीडियम में है 3 × 10⁻² मीटर पर सेकंड और दूसरे मीडियम में है 4 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। आपसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21। इसका मतलब क्या है, ध्यान देंगे भाई 2 का 1 की रिस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का 1 की रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे 2 का v1/v2। ये सिंबल है 2 का 1 की रिस्पेक्ट में। तो जिसका पूछ रहे हैं उसकी स्पीड ऑफ लाइट नीचे आएगी। अगर स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में पूछ रहा है सेकंड, अगर 2 मीडियम में मेरे पास एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 3, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 4 और हमसे पूछ रहा है दूसरे का बताओ पहले की रिस्पेक्ट में, तो 1 and 2 यानी दूसरे का पहले की रिस्पेक्ट में, इस बार होगा n2/n1 यानी जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में गिवन होगा तो अगर दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो दूसरे का ऊपर लेंगे, जिसका पूछा है ऊपर लेंगे, और अगर स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में होगा तो जिसका पूछा है उसका नीचे लेंगे। थर्ड स्नेल्स लॉ और होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका एक, ये मान लिया रे आई और रे ऐसे निकल गई, ये 45 और ये 30, ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकंड। अब हमसे पूछ रहा है सेकंड का बताओ फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, यानी ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। अब वो पूछ रहा है सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, हम लिखेंगे 1 and 2 सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो इसमें लिखेंगे sin 45/sin 30। यानी जिसका पूछेंगे, जिसका पूछ रहा है उसका एंगल नीचे आएगा। ये है स्नेल्स लॉ, भी है ये स्नेल्स लॉ। तो 3 तरीके हो गए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के, तीनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, आपको सॉल्व कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नेल्स लॉ आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ये क्या होता है भाई, अगर एयर की रिस्पेक्ट में कोई पूछता है, एनएम से डिनोट करते हैं, एनएम से, अगर एयर की रिस्पेक्ट में कोई पूछता है तो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फॉर्मूला होता है C/V, सिंपल। और C कोई नई चीज नहीं है, C स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है भाई। हम पूछ रहे हैं किसी मीडियम का, मान लिया हम सेकंड मीडियम का पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट मीडियम तो एयर रहना है हमेशा, तो ये फर्स्ट ये एयर हो गया ए, तो एयर दूसरे का एयर की रिस्पेक्ट में, तो जिसका पूछ रहे हैं उसकी स्पीड ऑफ लाइट कहां आएगी, नीचे, इस बार नीचे जाती है, बस एयर की रिस्पेक्ट में हो जाना, अंतर कुछ नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब ग्लास स्लैब की बात करते हैं। ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, देखिए ध्यान देना, ये थोड़ा बढ़िया टॉपिक है भाई। ये कोई ग्लास स्लैब है, ग्लास विड्थ हो गई इसकी टी विड्थ हो गई, यहां से एक रे आई, ठीक है, और ये नॉर्मल हो गया, ये हुआ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये रेयर मीडियम, ये डेंसर ग्लास, और फिर से क्या होगा रेयर, और फिर यहां भी नॉर्मल खींच दीजिए भाई, और ये ऐसे निकल गई। तो ये तो होगी हमारी इंसिडेंट रे, ये होगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे, और ये होगी हमारी इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड इमर्जेंट, और ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये होगा R एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये होगा E एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो इस केस में क्या होता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, जो एंगल होता है एंगल I इज ऑलवेज एंगल E, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ इमर्जेंट के, और दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर इसमें बीच में ग्लास स्लैब ना ही होती तो हमारी इंसिडेंट रे सीधी निकल जाती, सीधी ऐसे निकल जाती, और ये होता है हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच, ये एल से डिनोट करते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन आया था लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट एल होता है हमारा, वो डिपेंड करता है, एक तो करेगा एंगल आई पे, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे, दूसरा डिपेंड करेगा आर पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे, और तीसरा डिपेंड करेगा विड्थ पे, ग्लास स्लैब की विड्थ कितनी है। तीन चीजों पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। क्या होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये इनके बीच की डिस्टेंस की, अगर रिफ्रैक्शन ना हुआ होता तो इंसिडेंट रे सीधे निकल जाती, और इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच की डिस्टेंस को लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिनोट करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भाई मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूले के बारे में, ठीक है, चीजें समझ आ रही होंगी। चलिए पहले मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और लेंस फॉर्मूला ध्यान रखना भाई, लेंस फॉर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। राइटिंग थोड़ी इधर उधर हो सकती है क्योंकि एक वीडियो में सारा कवर करना भाई, मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला। अब साइन कन्वेंशन, u क्या है, u हमेशा नेगेटिव रहेगा भाई, u नेगेटिव रहेगा, मिरर या लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है हमेशा नेगेटिव रहेगा। अब f पॉजिटिव रहेगा कॉन्वेक्स के केस में, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, और f नेगेटिव रहेगा कॉनकेव के केस में, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। v डिपेंड करता है, v कुछ भी हो सकता है क्योंकि इमेज v होता क्या है वैसे, v f को हमारी फोकल लेंथ, v है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर या लेंस, तो v कुछ भी हो सकता है क्योंकि इमेज इधर भी बन सकती है इधर भी बन सकती है। लेकिन याद रखना, जब फंस जाओ जहां फंस जाओ, 99% केसेस में कॉनकेव के केस में जो v होता है नेगेटिव होता है, 99 की बात कर रहा हूं, सब में नहीं, और कॉन्वेक्स के केस में जो v होता है पॉजिटिव होता है। अगर फंस जाओ सोच ना पाओ तो 99% कॉनकेव के केस में भी नेगेटिव, कॉन्वेक्स के केस में भी पॉजिटिव, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। पोजीशन जो होती है, पोजीशन पूछता है, पोजीशन वो v बताता है हमें, नेचर m बताता है हमें, ठीक है। अब बात करते हैं m की, यानी मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन की बात अच्छे कर लेते हैं भाई, ठीक है। क्या होता है मैग्निफिकेशन, m होता है h डैश अपॉन h, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द इमेज। अब m अगर पॉजिटिव आ रहा है, m एक वैल्यू और होती है m की, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ये होता है मिरर के लिए, मिरर, और m इज इक्वल टू v अपॉन u, ये होता है लेंस के लिए। तीन फॉर्मूला लेंस, m के तीन फॉर्मूले होते हैं, पहला m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u मिरर के लिए, m इज इक्वल टू v अपॉन u लेंस के लिए, और ये दोनों के लिए होता है h डैश अपॉन h। तो m निकालेंगे, अगर m पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज होगी
वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा, ध्यान रखना। और अगर एम नेगेटिव आ रहा है तो इमेज होगी रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड एम निकालेंगे, एम बताएगा हमें। और अगर एम 1 से बड़ा है तो इमेज होगी लार्ज, बड़ी इमेज बनेगी। अगर एम 1 के इक्वल है तो इमेज बनेगी भाई सेम साइज की। और अगर एम 1 से छोटा है, 1 से छोटा है 0.5 0.4 है तो इमेज बनेगी स्मॉल। ध्यान रखना, इमेज बनेगी स्मॉल। अगर एम की वैल्यू बेटा -0.5 आ गई तो आप बोलोगे नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव केवल ये बताएगा, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव को भूल जाएंगे। फिर हम वैल्यू पे डिपेंड करेंगे कि वैल्यू एम की क्या दे रखी है। जैसे मान लिया एम की वैल्यू आ गई -2 तो आप बोलोगे -2 1 से छोटी है तो स्मॉल बननी चाहिए। नहीं, माइनस अगर 2 आई, एम की वैल्यू अगर -2 आई है तो माइनस साइन है तो ये बता दे इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड। फिर -2 चाहिए, फिर हम देखेंगे एम की वैल्यू 2 है तो इमेज बनेगी लार्ज। तो माइनस साइन केवल नेचर बताएगा और ये बताएगा साइज। ठीक है, तो ये कहानी होगी मैग्निफिकेशन की। अब किसी मान लो मैग्निफिकेशन 2 आया किसी का, m = 2, वो करा क्या मतलब है इसका? तो इसका ये मतलब है कि जो इमेज होगी वो 2 टाइम्स लार्जर होगी देन दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां से ये देख लेंगे। या मान लो क्वेश्चन आया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है किसी का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का √2 है तो क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब ये है कि √2 टाइम्स जो रे है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है तो √2 टाइम्स रे बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ। ठीक है, √2 टाइम्स रे बेंड करेगी, बाय √2 फैक्टर रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये कहानी होगी बेटा इसकी। उसके बाद बात कर लेते हैं हम, एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन भी है इसमें। देखिए एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आया है। ये हो गया हमारा लेंस और ये कॉन्वेक्स लेंस साथ दिख रहा है, ये F और ये 2F, ये O ऑब्जेक्ट और ये I इमेज। और पूछ रहा है टाइप ऑफ द लेंस, लेंस कौन सा है? तो सीधे लिखते हैं कि पहले का आंसर कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स। सेकंड पूछ रहा है वो कि नेम दी 2 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सच इमेज इज ऑब्टेन्ड। नेम 2 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर सच इमेज इज ऑब्टेन्ड। तो ऐसी इमेज कौन से 2 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में होती है? तो लिख देंगे 2 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। ये 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। 12th का टॉपिक आपको इतना जानना है। इन 2 इंस्ट्रूमेंट में ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं, इमेज कहां होंगी। तीसरा पूछ रहा है वो लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज इफ द लेंस इज रिप्लेस्ड बाय ए कॉनकेव मिरर। लेंस को बना दिया कॉनकेव मिरर। इस बार तीसरा क्वेश्चन है, लेंस को अगर कॉनकेव मिरर बना दिया जाए तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ है, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस एट f1, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखे और कॉनकेव मिरर बना दिया तो अब 3 कैरेक्टरिस्टिक बतानी है कि क्या। अब ये बताइए, थर्ड क्वेश्चन में समझा दूं आपको क्या कह रहा है कि अगर लेंस को कॉनकेव मिरर बना दिया जाए, ऑब्जेक्ट यहां रहे तो क्या कंडीशन, तो जो इमेज बनेगी तो उसका नेचर क्या होगा। तो बेटा बताया था कॉनकेव में अगर यहाँ पोल और इसके बीच में इमेज होती है तो हमें हर केस में रियल इमेज बनती है, लेकिन कॉनकेव में एकमात्र कंडीशन है जब पोल और एफ के बीच में इमेज होती है तो इमेज हमारी इस साइड बनती है और उसका नेचर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो उसका नेचर होता है बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये कंडीशन हम बता देंगे। ये क्वेश्चन था, ये आया था एग्जाम में। एक क्वेश्चन की और लास्ट में बिल्कुल बात कर लेते हैं। ये बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, बाकी तो आप कर ही लोगे, कि ये कोई हमारा कॉन्वेक्स मिरर है भाई, ठीक, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है। ये यहाँ F, ये यहाँ 2F1 लिख देते हैं। और ये कोई विंडो है, विंडो की जो इमेज बनी है ये इधर हो गया भाई F2 और इधर हो गया 2F2। तो विंडो की इमेज सब जानते हो, ये बनेगी इन दोनों के बीच में। ये इमेज यहां बन गई, इमेज विंडो की। तो स्क्रीन, जहां इमेज बनती है वहीं स्क्रीन होती है, तो स्क्रीन ये होगी, स्क्रीन ये होगी। अब कह रहा है वो क्वेश्चन में कि स्क्रीन को किधर शिफ्ट करें। अब उसके पीछे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग पीछे होगी, ये बिल्डिंग होगी यहाँ पे। तो कह रहा है स्क्रीन लेंस वहीं पे रखना है कि स्क्रीन को किधर शिफ्ट मैं करूं ताकि इस बिल्डिंग की इमेज मिल सके। तो ये बताइए बेटा, स्क्रीन का मतलब होता है, ध्यान रखना, जहां इमेज बनती है उसे स्क्रीन बोलते हैं। अगर बोले डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन फ्रॉम द लेंस तो वो V बोल रहा है, V आपसे V।
डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ऑफ द स्क्रीन, यानी स्क्रीन से लेंस की डिस्टेंस अगर बोले तो v बोल रहा है, v डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज और फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर या लेंस। तो स्क्रीन जहां है मतलब वहां इमेज बनी। अब बिल्डिंग पीछे होगी, तो पीछे अगर यहां से मैं यहां खिसकाता हूं तो सीधी सी बात है कॉन्वेक्स केस में आप जानते हो, अगर मैं इसे इधर शिफ्ट करूंगा तो इमेज इधर शिफ्ट होगी, क्योंकि जैसे जैसे यहां जाएगी अगर ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी तो मेरी इमेज फोकस पे बनेगी। तो अगर मैं इधर इमेज बनाऊंगा यानी बिल्डिंग की इमेज बनाऊंगा जो पीछे है, तो इमेज यहां बनेगी और इधर शिफ्ट होगी यानी यहां की बनेगी। तो लेंस को एस्टेब्लिश रख के मुझे स्क्रीन को टुवर्ड्स द लेंस करना पड़ेगा, टुवर्ड्स द लेंस खिसकाना पड़ेगा। ये इसका आंसर होगा, मैंने एक क्लास में कराया भी हुआ है। तो ये कहानी होगी भाई लाइट की, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। अब बात करेंगे इसके बाद हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की। तो बात करेंगे बेटा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की। सबसे पहले इसमें डिफेक्ट जानते हैं भाई। डिफेक्ट सबसे पहले होता है इसमें मायोपिया, फिर हाइपरमेट्रोपिया और उसके बाद प्रेस बायोपिया। पहले जानते हैं तीनों डिफेक्ट के बारे में। यहां क्वेश्चन बनता है मायोपिया, इसका नाम होता है नियर साइटेडनेस, पास की चीजें दिखाई देती हैं दूर की दिखाई नहीं देती। हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस, दूर की दिखाई देती हैं पास की दिखाई नहीं देती, दोनों उल्टा है। अब मायोपिया में पास का दिखाई देगा दूर का दिखाई नहीं देगा, हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखाई देगा पास का दिखाई नहीं देगा। अब पहले रीजन जान लेते हैं, रीजन क्या होता है मायोपिया का। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, यानी आई लेंस बिकम थिन, लेंस थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है, या एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ये इसके रीजन है मायोपिया होने के। सिंपल रीजन लिखने को आता है, यही रीजन छाप देंगे, यही आंसर होगा। और करेक्शन कॉनकेव लेंस यूज करते हैं मायोपिया को करेक्ट करने के लिए। हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस बोलते हैं, वी कैन सी फार, दूर का देख सकते हैं पास का नहीं देख सकते। रीजन क्या है इसका उल्टा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, इसमें फोकल लेंथ डिक्रीज होती है, इसमें फोकल लेंथ बढ़ जाती है। आई बॉल छोटी हो जाती है, इसमें आई बॉल बड़ी होती है, इसमें आई बॉल छोटी हो जाती है। और यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस, यानी मायोपिया का बिल्कुल उल्टा है हाइपरमेट्रोपिया। उसके बाद प्रेस बायोपिया है, ये जिस पर्सन को दोनों डिफेक्ट होते हैं, यानी मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी, वो होता है प्रेस बायोपिया। क्यों होता है? ग्रेजुअली वीकनेस ऑफ सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स की वीकनेस वजह से होता है। अब बात करेंगे सीलियरी मसल्स क्या होती है। हमारी आंख के लेंस के फोकल लेंथ को कम ज्यादा करने का जो काम करती है वो करती है सीलियरी मसल्स। क्वेश्चन आ जाता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट जो करता है सीलियरी मसल्स करती है। अब बात करते हैं ये कंडीशन है मायोपिया की। मायोपिया के केस में पास का सही दिखाई देता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट हम दूर रख देते हैं तो इमेज, ये रेटिना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रेटिना, तो इमेज रेटिना से पहले यहां बन जाती है। करेक्शन करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। ये क्या करता है, मान लिया ये लेंस हो गया, ये पहले इसको डाइवर्स करेगा, इसको डाइवर्स कर, जब ये क्योंकि हमारी आंख का लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है, जब इसे कन्वर्ट करेगा तो रेटिना पे करेगा। जब दोनों इमेज रेटिना पे मिलेंगी तभी हमें सही दिखाई देगा। अगर रेटिना से पहले इमेज बन रही है या रेटिना के बाद इमेज बन रही है तो हमें धुंधला दिखाई देगा। ये हमारा हो गया हाइपरमेट्रोपिया। इसमें अगर पास ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज रेटिना से पीछे बनती है, तो इसके करेक्शन के लिए यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। जब ये थोड़ा इसे और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो होगा क्या, ये हमारी जो इमेज है इसका यूज करने के बाद रेटिना पे बनने लगेगी। ये हो गया हाइपरमेट्रोपिया, ये हो गया मायोपिया। रीजन, करेक्शन, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज जो पिछला जो टॉपिक था हमारा, उसमें एक चीज छूट गई थी भाई, बहुत छोटी सी चीज थी कि मान लिया ये हमारा कोई हो गया डेंसर मीडियम, डेंसर, और ये हो गया नॉर्मल। और अगर हमारी लाइट रे बिल्कुल नॉर्मल की तरफ से आती है तो ये रेयर मीडियम हो गया, रेयर। तो नॉर्मल से अगर डेंसर में जाएगी और बिल्कुल डायरेक्शन सीधी है, बिल्कुल ऊपर से आ रही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लाइट सीधी निकल जाएगी। ध्यान रखना, एक मैंने क्वेश्चन भी कराया था, ये ग्लास स्लैब बनी हुई थी हमारी और यहां से लाइट आई थी और ये था हमारा रेयर मीडियम, रेयर, और ये था मेरा डेंसर मीडियम। तो लाइट यहां से जब रेयर से डेंस में जाती है, रिफ्लेक्ट करती है, या इधर या इधर जाती, लेकिन लाइट ना इधर गई थी ना इधर गई थी, सीधी निकल गई थी हमारी लाइट। और यहाँ आके फिर वो ऐसे बैंड हुई थी, यहाँ आके सीधी नहीं निकली थी, यहाँ आके बैंड हुई थी। तो मैंने पूछा था ये बैंड क्यों नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई क्योंकि इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा वो बिल्कुल यही होगा। तो अगर नॉर्मल से, नॉर्मल की डायरेक्शन में बिल्कुल नॉर्मल पे लाइट आती है, यानी किसी सरफेस पे बिल्कुल सीधी लाइट गिरती है, तो बिना किसी चेंज के लाइट सीधी निकल जाती है। तो यहाँ एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल इस पॉइंट पे इसका नॉर्मल यही होगा, और लाइट अगर नॉर्मल से आई तो सीधी निकल जाएगी। और यहाँ पे डेंसर से रेयर में गई,
नॉर्मल से दूर जाएगी, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का ही टॉपिक है हमारा प्रिज्म। प्रिज्म ध्यान से देख लेते हैं एक बार। ये एक ट्रायंगुलर शेप होती है प्रिज्म की, ये होती है हमारी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्शन होता है, ये होती है मेरी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्शन हुआ है, और ये मेरी हो गई इमर्जेंट रे, जो रे बाहर निकली है। उसके बाद ये इसका नॉर्मल हो गया, तो बेटा ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं तो ये ई एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये होता है ए प्रिज्म एंगल, और लाइट सीधे निकल जाती। अगर ये प्रिज्म ना होता, इसको पीछे बढ़ाएंगे, इनके बीच जो एंगल होता है इसे बोलते हैं डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। ये देख लेना, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये सारे एंगल में आपको बता दिए। होता है प्रिज्म का केस, ये इमर्जेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे। अब एक एग्जाम में आता है कि लाइट सेम मिलती है, यानी नहीं, उससे पहले पढ़ते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये क्या होता है? लाइट का 7 कलर में टूट जाना, ये होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मान लिया प्रिज्म में हमारा ये लाइट आई, 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइट हमारी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। VIBGYOR, लाइट का 7 कलर में टूट जाना होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। प्रिज्म 7 कलर में लाइट को बांट देता है। हमारी लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है। कलर होते हैं VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ध्यान रखेंगे वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है, वेव लेंथ सबसे कम होती है, और रेड की जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उतना कलर ज्यादा बेंड करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आता है, तो जिसकी वेवलेंथ जितनी कम, कलर उतना ज्यादा बेंड करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या करें कि व्हाइट लाइट मिली और सेम हमें, यानी रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। टॉपिक होगा रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, ये डिस्पर्स हो गई। अब ऐसा क्या करें कि व्हाइट लाइट मिली है और वापस से व्हाइट लाइट मिल जाए। तो हम कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन आता है इसी में बिल्कुल आइडेंटिकल प्रिज्म लेते हैं और उसे उल्टा रख देते हैं। आइडेंटिकल प्रिज्म को उल्टा रखोगे तो यहां से लाइट आएगी और इस पॉइंट पे जाके जब लाइट बाहर निकलेगी तो हमें व्हाइट लाइट ही मिलेगी। यानी अगर मुझे व्हाइट लाइट चाहिए तो डिस्पर्जन होगा, और जो ये प्रिज्म है बिल्कुल आइडेंटिकल प्रिज्म, इसको उल्टा रख देंगे, दोनों प्रिज्म सेम, एक सीधा एक उल्टा, तो हमें व्हाइट लाइट मिलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है। अब बात करेंगे हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट, हमारा हो गया। एक और एग्जांपल है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का, और वो है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट की एप्लीकेशन की बात करें अगर हम, एप्लीकेशन, तो ये है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो कैसे फॉर्म होता है, देखिए, ये जब बारिश के टाइम में छोटी छोटी बूंदें आकाश में रह जाती हैं, ड्रॉपलेट्स, तो तब रेनबो फॉर्म होता है। कैसे होता है? लाइट आई, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और उसके बाद डिस्पर्जन। 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गया रेनबो। 7 कलर से रेनबो बनता है। क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, क्वेश्चन आता है तो होगा क्या, पहले रिफ्रैक्शन रेनबो के लिए, ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन, दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और तीसरा डिस्पर्सन। ये 3 चीज होती हैं भाई, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल रिफ्लेक्शन बोलेंगे क्योंकि टोटल रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो लाइट बाहर निकलेगी, ध्यान रखेंगे। जहां ये 3 पैरामीटर होते हैं रेनबो के लिए, रिफ्रैक्शन, ये हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। एटमॉस्फेयर से जो रिफ्रैक्शन होता है, मान लिया लाइट आ रही है, एटमॉस्फेयर पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल टकराएगी टकराएगी, इधर आएगी इधर आएगी, तो ये होता है हमारा एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। एक एग्जांपल है, एप्लीकेशन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सिंपल पूछा जा सकता है आपको, ट्विंकलिंग, तारे का टिमटिमाना, ऑफ स्टार्स क्यों होता है, तो आप बोलोगे ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। ये था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और सबसे बाद लास्ट का टॉपिक इसमें है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये बेटा क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन याद कर लेना भाई, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है देखते हैं। इसका एप्लीकेशन है स्काई इज ब्लू। सिंपल क्वेश्चन क्या आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आसमान नीला क्यों होता है, तो आप बोलोगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होती है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होती है, आप बोलोगे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। रेनबो क्यों बनता है, तो आप बोलोगे ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये सिंपल एग्जाम क्वेश्चन आएगा। तो स्काई ब्लू दिखता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वैसे स्कैटरिंग होता क्या है, हमारी लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है। हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं आसमान में, तो वो करते हैं क्या है, ब्लू कलर को चारों तरफ फैला देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। छोटे पार्टिकल कम वेवलेंथ को फैलाएंगे, इसलिए वो ब्लू तक ही फैला पाते हैं, बड़ी वेवलेंथ को नहीं फैला पाते, ठीक है। सन जो होता है सुबह और शाम के टाइम रेडियस दिखाई देता है, क्यों देता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सुबह और शाम के टाइम में सन जो है अर्थ से बहुत दूर चला जाता है, बड़े पार्टिकल आ जाते हैं, बड़े पार्टिकल बड़ी वेवलेंथ यानी रेड वेवलेंथ को भी फैला देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, इसलिए सन हमें रेडिश दिखाई देता है सुबह और शाम के टाइम। आसमान नीला दिखाई देता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें बस फिनोमेना को याद रखेंगे, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो अब बात करेंगे, तो ये कहानी हुई बेटा हमारी ह्यूमन आई एंड कलर्स ऑफ वर्ल्ड की। यहां से क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। अब बात करेंगे बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर आज की वीडियो का। इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसमें है कि करंट के फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, बता रखा है मैंने आपको, ठीक है। अब सबसे पहले है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड, यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत आसान है। लाइंस, मान लीजिए मैग्नेट है हमारी कोई, ये हो गई मैग्नेट। मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है, भाई ये पैटर्न होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, ये होता है पैटर्न। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। अब प्रॉपर्टी क्या होती है, ये तो प्रॉपर्टी हो गई मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। सेकंड प्रॉपर्टी होगी इसकी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, ये कभी नहीं होगा, कभी भी ये नहीं कट करेंगी। क्वेश्चन आता है क्यों कट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ये कट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये लिख देंगे उसमें। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की 2 प्रॉपर्टी होती हैं, नॉर्थ से साउथ मैग्नेट के बाहर, साउथ से नॉर्थ मैग्नेट के अंदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। पूछेगा क्यों नहीं करती हैं, अगर करेंगी तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद में हमारा आता है, अगर राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये क्या होता है, देखिए अगर मान लिया कोई स्ट्रेट कंडक्टर है और करंट ऊपर नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये राइट हैंड थंब रूल हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। पहले ध्यान रखेंगे क्या होता है, डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड की। अगर हम अपने राइट हैंड को सीधा रखें वायर की डायरेक्शन में, तो जिधर को, सॉरी ये लेफ्ट हैंड था मेरा, राइट हैंड की बात करते हैं। अगर हम राइट हैंड को डायरेक्शन में ऊपर की तरफ रखें, मान ली करंट ऊपर जा रही है, तो जिधर को मेरी उंगली रैप होंगी, मेरी उंगली ऐसे रैप हो रही है, देखिए मेरी उंगली ऐसे रैप हो रही है। अगर करंट ऊपर जा रही है, मेरी उंगली ऐसे रैप हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन ये सर्कुलर तो होगी और ये होगी हमारी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर करंट नीचे जाएगी करंट, तो ये, तो मैं रैप पीछे थोड़ी कर पाऊंगा, मैं रैप करूंगा आगे, तो अब डायरेक्शन ये होगी, यानी अब होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एग्जाम में आपको देखना है कि डायरेक्शन क्या दी हुई है, सर्कुलर होगी, बिल्कुल होगी। स्ट्रेट वायर से अगर करंट जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, सर्कुलर होगी। अब एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज होगी, ये आप देखेंगे, अगर ऊपर जा रही है तो ये क्लॉकवाइज, और अगर नीचे जा रही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज। ये राइट हैंड थंब रूल में बताएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगर कोई सर्कुलर, यानी अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो डायरेक्शन क्या होगी, सर्कुलर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर चलेंगी। और अगर वायर ही सर्कुलर हो गया, मान लिया वायर इस तरीके का वायर है हमारे पास, वायर सर्कुलर वायर है, तो डायरेक्शन क्या होगी, तो बेटा सेंटर में डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट होगी और धीरे धीरे वो कर्व होती रहेगी, धीरे, और यहां आके बिल्कुल वो कर्व हो जाएगी। ये डायरेक्शन होगी
ध्यान रखेंगे इस चीज को भी। अगर हमारा सर्कुलर वायर है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट होगी, धीरे धीरे बेंड करती चली जाएगी और बिल्कुल टॉप पे, यानी अगर कोई सर्कुलर वायर है इस तरीके का तो बिल्कुल यहाँ पे इधर, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट पे जाके कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएगा वो, तो उस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सर्कुलर हो जाएगी। डायरेक्शन पूछ सकता है आपसे वो कि अगर स्ट्रेट वायर है तो डायरेक्शन क्या होगी, सर्कुलर वायर तो डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, चलिए ये हो गया राइट हैंड थंब रूल की बात हम लोगों ने कर ली। अब बेटा बात करेंगे इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मोस्ट इंपोर्टेंट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये बेटा प्रिंसिपल होता है मोटर का भी, मोटर का भी प्रिंसिपल होता है, मोटर कटा हुआ है तो मोटर नहीं पढ़ेंगे। क्या कहता है, इफ वी स्प्रेड अवर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट अवर मिडिल फिंगर, अवर इंडेक्स फिंगर एंड थंब ऑल आर इन परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर अगर हो तो जो मिडिल फिंगर होगी वो डायरेक्शन बताएगी करंट की, और जो इंडेक्स फिंगर होगी वो डायरेक्शन बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की, और जो थंब होगा वो डायरेक्शन बताएगा इंड्यूस फोर्स का। फोर्स जनरेट होता है भाई, फोर्स की डायरेक्शन ये बताएगा। तो ये है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यानी अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई और ये करंट की डायरेक्शन, दोनों परपेंडिकुलर हैं, आई और ये बी से मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं, टेस्ला इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट टेस्ला, सिलेबस में नहीं है फिर बता रहा हूं आपको, टेस्ला। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इस फोर्स जनरेट होता है, और वो फोर्स होता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स का पता लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो क्वेश्चन तो ये बनता है बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन है ऊपर से नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई ये, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो है ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चार डायरेक्शन होती है बेटा हमारी पेपर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और कह रहा है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा भाई, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है तो फोर्स किधर लगेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, बनाओ लेफ्ट हैंड रूल, ये इधर की ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ तो फोर्स लगेगा आउट ऑफ द पेज, नहीं लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो करंट नीचे से ऊपर फ्लो करेगी, ये करंट फ्लो करेगी नीचे से ऊपर। क्योंकि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करती है, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो करंट कहां फ्लो करेगी, नीचे से ऊपर, ये होगी करंट की डायरेक्शन। अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर करंट, तो फोर्स अंदर यानी इनटू द पेज, तो फोर्स कहां लग रहा है बेटा, इनटू द पेज। यहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फ्लेमिंग की लेफ्ट हैंड रूल से। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सोलेनॉइड, मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे। सोलेनॉइड बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। सोलेनॉइड होता क्या है, मान लीजिए एक मेटेलिक रॉड है हमारे पास, उस पर हम वायर को इस तरीके से रेप कर दें, ये वायर को इस तरीके से रेप कर दें, मोटर खुली हुई आपने देखी होगी, इस रॉड्स में वायर रैप होता है बड़े अच्छे तरीके से, और इसके बाद जब इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं, इसकी बैटरी से कनेक्ट कर दिया मैंने, जब इसमें करंट फ्लो कराता हूं मैं, करंट फ्लो करती है तो जो ये एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। मान लिया किसी मेटल के ऊपर वायर को ऐसे रेप कर दिया जाए और फिर इसमें करंट फ्लो कराएं तो ये एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, तब इसका नाम होता है सोलेनॉइड। और जब ये करंट के फ्लो होने से जब ये मैग्नेट बनता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम बात कर रहे थे सोलेनॉइड की बेटा। सोलेनॉइड क्या होता है कि अगर मेटल के ऊपर वायर को रैप कर देते हैं तो वो सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। मैं से करंट फ्लो कराऊंगा तो ये एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट फ्लो करेगा, दो पोल बनेंगे एन और एस, और इस तरीके से अगर मैग्नेट दो पोल बने हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न भी बनेगा, ये पैटर्न बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ये है हमारा सोलेनॉइड, अच्छे से डायग्राम बना के आएंगे एग्जाम में, ठीक है। ये सोलेनॉइड होता है हमारा। अब इस पे एक क्वेश्चन बनता है, अब बात आती है कि एन और एस, ये एन बनेगा या ये एस बनेगा, या यहां एन बनेगा यहां एस, कहां एन बनेगा कहां एस बनेगा, अब ये बात आती है, ठीक है। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं कि कहां एन बनेगा कहां एस बनेगा। मान लिया ये मेरी हो गया कोई और इस पे वायर मैंने रैप करा है, वायर इस तरीके से रैप करा है, इस पे ये मैंने क्वेश्चन कराया भी था आपको, दोबारा करा देंगे, डॉट 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 डॉट, यानी जो वायर इस पे रैप हुआ है, देखिए जो डॉट्स के साइन है वो बता रहे हैं कि वायर ये मान लीजिए हो गया, ठीक है, तो वायर ऐसे गया है, ऐसे डॉट का साइन जो होता है बताता है
डॉट जो होता है यानी पेज के बाहर की तरफ, और जो क्रॉस होता है पेज के अंदर की तरफ, ठीक है, डॉट बाहर की तरफ, क्रॉस अंदर की तरफ। तो ये वायर ऐसे रख करा है इस तरीके से, यानी एंटी, यहां देखिए इस तरीके से, यानी पहले गया और फिर आया, गया और फिर आया। यानी अगर मैं ऐसे आपकी तरफ करूं तो ये वायर ऐसे रैप हुआ, यानी इस, अगर मैं इस पोल पे देखूं तो वायर मेरा रैप हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, और जिधर से एंटी क्लॉकवाइज होगा वहां बनेगा एन पोल, क्योंकि ये एन ऐसे बनाते हैं हम, और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यानी जहां एंटी क्लॉकवाइज वहां कौन सा पोल बनेगा, यहां बनेगा एन। और यहां से अगर मैं देखूं तो देखिए वायर मेरा ऐसे रैप हुआ है, ऐसे, तो ऐसे। तो अगर इस पॉइंट से मैं देखूंगा, यहां से देखिए, अगर मैं इस पॉइंट से देखूंगा बच्चों, तो पहले वायर ऐसे आया फिर ऐसे गया। देखो यहां डॉट है तो बाहर निकलेगा फिर अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा अंदर, तो ये यहाँ पे क्लॉकवाइज है, इस पॉइंट पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज के लिए हम बनाते हैं एस पोल, एस पोल ये, यानी इधर एन पोल बनेगा, इधर एस पोल बनेगा। तो ये डायरेक्शन बताएगा हमें कि एन पोल है या हमारा एस पोल है। तो ये कहानी हो गई हमारी सोलेनॉइड की, मैग्नेटिक फील्ड की। आई ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट होल चैप्टर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। बहुत छोटे टाइम में मैंने पूरी फिजिक्स कंप्लीट करने की कोशिश की है भाई, और बहुत हद तक करा भी दी है। अभी भी कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। वीडियो को देखना ध्यान से, बहुत हेल्प मिलेगी, पूरी हेल्प आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा हो सके। वॉच द वीडियो, गेट द आउट ऑफ मार्क्स इन द फिजिक्स in 2023 and 24 examination. Thank you.